शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और जो उत्तर प्रदेश बिहार के छात्र कोटा में फंसे हुए हैं उससे जुड़ी खबर के साथ। यूपी सरकार कोटा में फंसे हुए यूपी के छात्रों के लिए 3 बसों के जरिए उनको वापस बुला रही। यहां से करीब 7 से 7,500 हजार बच्चे आज लौटना शुरू हो जाएंगे। वहां कोचिंग कर रहे ये छात्र लॉकडाउन होने से फंस गए थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों को वापस बुलाने को गलत ठहरा रहे हैं। जो लॉकडाउन की मूल भावना है उसके विपरीत, उसके खिलाफ बता रहे हैं। नीतीश ने कहा है कि ये लॉकडाउन नियमों के खिलाफ है। वो पहले भी छात्रों को वापस बुलाने से मना कर चुके हैं। कोटा में अभी भी करीब 25,000 बच्चे फंसे हुए हैं। कोटा में करीब 25,000 बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिनमें से करीब 10% बच्चे ही पास करते हैं, यानी करीब 10,000 माना जाता है कि वो इसमें से पास होकर आगे जाते हैं। आखिरकार कोटा से बच्चों को वापस बुलाने का काम शुरू हो गया। ये बसें कोटा में उन्हें 5 पॉइंट से उठाएंगी और यूपी में उनके शहरों तक पहुंचाएंगी। उनके शहरों से उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। 200 बसें आगरा से और 100 बसें झांसी से रवाना हुई हैं। रोडवेज के और पुलिस के ये लोगों को विद बैग एंड बैगेज जो है उनको भेजा जा रहा है। लंच पैकेट, पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क के साथ। कितनी बसें आगरा से जा रही हैं और किसी जिले से जा रही हैं या राज्य से? ये आगरा से 200 बसों का भी प्लान है और झांसी रेंज से भी 100 बसें जाने की जो सूचना है। अब वो टोटल मिलाकर के 300 बसों जाने का जो है प्लान बनाया गया है। कितने बच्चे सर हैं वहाँ पे फंसे हुए? बच्चों की एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन यह है कि 25 बच्चे पर बस के हिसाब से भेजे जा रहे हैं। कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। यहाँ देश भर से 1.5 लाख बच्चे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदेशे से करीब 1.25 लाख बच्चे अपने घर जा चुके हैं, लेकिन करीब 25,000 बच्चे अभी वहां फंसे हुए हैं। इनमें बड़ी तादाद में टीनेजर छात्र हैं जो वहां परेशान हैं। वे कुछ दिनों से #SendUsBackHome चला रहे थे, जिन पे तमाम जिम्मेदार लोगों को वो टैग कर 50,000 से ज्यादा ट्वीट कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही उन्हें भेजने पे राजी थे। कोटा में हमारे छात्र अटके पड़े हैं। तमाम लोग चाहते हैं हम अपने एक बार घरों में जाना चाहते हैं, इसलिए जो राजस्थान के अपने इलाकों में जाना चाहते हैं उनके लिए हम देखेंगे कैसे क्या व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसमें इसका जिक्र नहीं है कि आप किसी को भेज सकते हो, राजस्थान के बाहर नहीं भेज सकते। उनको समझाना पड़ेगा। पर इतना मैं कह सकता हूँ, उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। नीतीश कुमार प्रवासी मजदूरों की भी वापसी के खिलाफ रहे हैं। कोटा से कुछ छात्रों की वापसी पे भी बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने गृह मंत्री से एतराज किया था। इस पर बिहार और यूपी दोनों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कदम सराहनीय है, लेकिन बिहार का क्या करें, जहां हजारों छात्र कोटा के जिलाधिकारी से विशेष अनुमति लेकर आए, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सीमा पर रोक प्रदेश में नहीं घुसने दिया। विद्यार्थी हो या अप्रवासी मजदूर, बिहार सरकार ने संकट में सभी को त्याग दिया। जबकि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन ये सवाल भी है कि अन्य राज्यों में भुखमरी के शिकार हो रहे अति निम्न आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने की क्या योजना है। तीनों सरकारों के अपने अपने दावों और अपने अपने तर्कों के बीच बहरहाल बच्चे बेइंतहा खुश हैं कि वो इस खौफ के माहौल में अपने माँ बाप के पास अपने घर पहुंच जाएंगे। पटना में मनीष कुमार, जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह और आगरा में नसीम अहमद के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इस पूरी परेशानी की एक जो बेसिक जो बात है वो पहले समझनी होगी कि जब कोई अपने घर से ऐसे हालात में, जब लॉकडाउन है, दूर होता है, तो उसे अपने घर वापस जाना है, चाहे वहां पर जितनी ही सुविधाएं क्यों ना मिल जाए। हमारे साथ मनीष कुमार बिहार से और हर्षा कुमारी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, पहले आपका रुख करते हैं और जो राजस्थान सरकार का व्यू है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे हैं उनकी आखिर दिक्कतें क्या हैं, क्योंकि
जैसा कि हमने अशोक गहलोत को सुना, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है, हम उन्हें खाना और रहने की जितनी सुविधाएं हो सकते हैं वो मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें घर जाना है तो हम पहले भी कहते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हम उन्हें वो पास दे रहे हैं, लेकिन जब वो अपने घर एंटर ही नहीं कर पा रहे, बिहार के छात्रों का जिक्र कर रहा हूं, तो ये तो उनके लिए दो तरफा मुसीबत बन जाती है। जी बिल्कुल, देखिए जो आईआईटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनकी स्टूडेंट्स जो है उनकी एक स्थिति एक अलग तरह की स्थिति होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आईआईटी का जो एग्जाम के लिए बच्चा प्रिपरेशन करने के लिए उससे जुड़ता है तो उसके दिमाग में पहले ही एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर शुरू हो जाता है। ये किस तरह का प्रेशर है? आईआईटी में सीटें बहुत सीमित है, करीब 10,000 के करीब, और लाखों बच्चे इसका एग्जाम देते हैं, तो पहले ही इसमें सफल होने का एक जो प्रेशर है वो बच्चों के दिमाग में पहले से ही दौड़ने लगता है। फिर हम देख रहे हैं कि जो प्रोफाइल जो है, जो बच्चे आते हैं इसका आईआईटी एग्जाम का कोचिंग करने के लिए, कई लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी आईआईटी का सपना और खुद के आईआईटी का सपना भी पूरा करने के लिए जमीन बेच डालते हैं, सारी सेविंग्स लगा देते हैं, तो एक तरह से पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस जो है वो बच्चों के दिमाग में वो भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। तीसरी बात यह है कि जो आईआईटी का प्रीलियम है वो हो चुका है और अब आईआईटी जी का जो मेन एग्जाम है वो आगे से आगे पोस्टपोन हो जा रहा है, उसमें स्थिति नहीं मालूम है, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को अपना सेंटर चेंज करने की राय भी दी गई है। ऐसे में स्टूडेंट्स की मजबूरी ये है कि इनको अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि ना जाने कब एग्जाम हो जाए, लेकिन पढ़ाई का टेम्पो मेंटेन करना ऐसे एनवायरनमेंट में जहां वो अपने हॉस्टल रूम में ही सीमित है बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आप जानते हैं कि जो ट्यूटोरियल सेंटर होता है वो स्कूल जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है, वहां पे वो क्लोजनेस नहीं होती है टीचर्स से। बड़ी संख्या में बच्चे वहां पढ़ते हैं, 1.5 लाख करीब बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं और खूब सारे बच्चे एक क्लास में आते हैं, वो पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं। तो जो संपर्क टीचर्स के साथ होना चाहिए, एक जो काउंसल, गाइड, फ्रेंड का रोल टीचर निभा सकते हैं, वो नहीं निभा पा रहे हैं, बल्कि इस सिचुएशन में कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं है। इसलिए अगर आप अशोक गहलोत का ट्वीट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है पैनिक एंड डिप्रेशन। वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे पैनिक में जाएं या डिप्रेशन में जाएं। पहले भी कोटा में एक सुसाइड का बैकग्राउंड रहा है और इसलिए क्योंकि नंबर सीमित है, इसलिए राजस्थान सरकार है, करीब 25,000 स्टूडेंट्स ही स्ट्रैंडेड है, इसलिए राजस्थान सरकार चाह रही है कि अगर दूसरे स्टेट्स उनको ले ले तो बच्चों को वहां पर भेज देंगे। बिल्कुल हर्षा, इसको बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है कि आखिर उनकी दिक्कतें क्या हैं, लेकिन बिहार सरकार जो उनको अंदर नहीं आने दे रही है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, ये मनीष से जानने की कोशिश करते हैं। मनीष, बेस देखें, अगर हम जो बात कह रहे हैं नीतीश, हाँ आपको हर किसी को एक तराजू में तोलना होगा। अगर आप मजदूरों को नहीं एंट्री दे रहे, उनके लिए राहत शिविर है, और राहत शिविर से भी बहुत तरह की खबरें आ रही हैं मनीष, जिसमें कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या बिहार सरकार एक और ये बोझ नहीं चाहती जो ये छात्र आए वहां पर और उनको भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़े, या फिर बेसिक सी बात है कि लॉकडाउन है तो अभी कुछ नहीं, जो जहां है वो वहीं रहे? देखिए शशांक, पहले मैं आपको एक बात का क्लैरिफिकेशन दे दूं कि यूपी के बच्चों से पहले राजस्थान, खासकर कोटा का जिला प्रशासन ने बिहार के बच्चों को परमिट दिया था और करीब 400 की संख्या में छात्र आए थे। उन्हें कुछ घंटों के लिए बॉर्डर पर रोका गया, बाद में उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि सब अपने अपने घरों पर जाकर वहां पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहेंगे। अब बात यह है कि आखिर बिहार सरकार अपना विरोध क्यों जता रही है, नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि यह लॉकडाउन के विपरीत है। उसका एक बड़ा कारण है, पिछले शनिवार को प्रधानमंत्री जब राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो काफी कष्ट में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें उनके घर वापस जाने के लिए हमें साधन मुहैया कराया जाना चाहिए, जिसे प्रधानमंत्री के स्तर पर खारिज कर दिया था। अब बात यह है कि अगर आप छात्रों को अलाउ करते हैं तो आप अपने मजदूरों के प्रति उपेक्षा की नजर क्यों रखते हैं? आप उन्हें क्यों कहते हैं कि अभी लॉकडाउन है इसलिए हम ट्रेन नहीं चला सकते हैं, हम आपको बस मुहैया नहीं करा सकते हैं?
दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि आनंद विहार में जब हंगामा हुआ था तो यूपी की सीमा पर उन्होंने करीब 1000 से अधिक बसें दी थी और सभी लोगों को बिहार की सीमा तक छोड़ा गया। बाद में उन्हें क्वारंटाइन किया गया और अब लोग जो है अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो एक बारगी अगर आप पूरे कोविड का जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनका इतिहास देखेंगे तो उसमें 80% से अधिक वो लोग हैं जिनके बाहर से यात्रा का कोई ना कोई रिकॉर्ड रहा है, जिसके कारण संक्रमण फैला है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शशांक, जब आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो एक तरफ आप जो थोड़े संपन्न लोग हैं उनको आप अनुमति देंगे, उनके लिए आप बसेस को सैनिटाइज करके चलाएंगे, लेकिन जो गरीब मजदूर हैं आप अगर उनके लिए भी अगर आप सोचें तो आखिर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि वो गरीब हैं तो उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, उनके लिए कोई बस या स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया जा रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत ही बड़ी दुविधा की स्थिति होती है। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ का एक मॉडल है जो किसी की बात नहीं सुनता है। जहां भी वो यूपी के बच्चे हों, यूपी के मजदूर हों, वो अपने तरीके से चलाते हैं, भले ही लॉकडाउन लगा हो। दूसरी बात है नीतीश कुमार की कि वो कहते हैं कि लॉकडाउन है तो कम से कम आप पालन कीजिए, लेकिन जब लोग आ गए हैं तो उसको विशेष क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा गया है। ये बात अलग है कि वो क्वारंटाइन सेंटर में कई तरह की शिकायतें या अनियमितता की बात आई है, लेकिन आज की तारीख में जो जनता दल यूनाइटेड हैं या नीतीश कुमार के समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन पूरी तरीके से डिफीट हो गया है। ये लॉकडाउन जो है इसमें दो तरह का लॉकडाउन है, एक थोड़े संपन्न लोगों के लिए जिनका प्रभाव है और एक गरीब के लिए जिनको हर तरह के नियम कानून दिखाए जा रहे हैं कि हम आपको लाने में असमर्थ हैं। शशांक, बिल्कुल ये एक मॉडल है, लेकिन ऐसे में जहां पर लोग फंसे हुए हैं वो क्या करें, एक ये पहलू जरूर है। हर्षा हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, हमने जो राज्य बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, और मैं उदाहरण भी देता हूं, केरल का हम जिक्र करते हैं, वो उन मजदूरों की दिक्कतों को समझ भी रहा है, उनको खाना पानी शेल्टर वो मुहैया भी करवा रहा है। एक उनका जो फिगर है वो 3.25 लाख के करीब मजदूरों को वो डेली खाना दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिस तरीके से रह रहा था, हाल उस तरीके से नहीं है, उनको अपने राज्य में जाना है। और केरल के भी जो मजदूर हैं उन्होंने भी कहा कि उनको अपने राज्य में जाना है, वो भी अपने राज्य में जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए चिंतित हैं। तो जब हम बात करते हैं मजदूरों की या गरीब तबके की, तो क्या सब सरकारें उसको उसी तरीके से देखती हैं? खासतौर पर हम राजस्थान का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये लोग फंसे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, मजदूर हों या कोई और हो, वहां की राज्य सरकार क्या करे? उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। देखिए, राजस्थान में भी जो ये मजदूर है उनकी प्रॉब्लम जरूर है। बार बार खबरें आती रही है यहाँ से, और हमने रिपोर्ट भी किया है कि किस तरह से मजदूर परेशानी में है। जो फूड पैकेट्स एक्सेट्रा दिए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, और इसलिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कल ही उन्होंने कहा है और उन्होंने दोहराया है कि हम मजदूरों का भी मूवमेंट के लिए जो है दूसरे चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और लगातार सेंटर से भी बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, जो राजस्थान का मॉडिफाइड लॉकडाउन जो अब 20 तारीख के बाद शुरू होगा, उसमें ये है कि जैसे मैं भी गई थी एक दाल मिल में जहां पर काम चल रहा था, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के साफ निर्देश हैं कि जो भी मजदूर काम करता है उसे आप फैक्ट्री के अंदर ही रखिए, उसके सोने का और खाने का इंतजाम वही कर लीजिए। तो राजस्थान सरकार ये भी चाहती है कि 3-4 दिन के बाद जब इंडस्ट्रीज मॉडिफाइड तरीके से शुरू हो जाए तो जो माइग्रेंट हैं उनको यूज इसमें किया जाए। और जो माइग्रेंट रूरल में फंसे हुए हैं, जैसे काफी बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स बाड़मेर और जैसलमेर में हैं, जो कृषि का उत्पाद है वो भी अब शुरू होने वाला है। तो अगर उनकी ये भी मंशा है कि अगर माइग्रेंट्स थोड़े दिन का पेशेंस रखें तो उनको दोबारा से काम पे उनको रोजगार मिल जाएगा, और जो इंडस्ट्री बंद हो गई है वो धीरे धीरे पटरी पर वापस आ जाएगी। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में लेबर नहीं मिलेगा, कैजुअल लेबर नहीं मिलेगी, तो इंडस्ट्री को दोबारा रीस्टार्ट और रीबूट करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि फिर वो माइग्रेंट्स लाएंगे कहां से, लेबर कहां से लेके आएंगे।
बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है हर्षा। और जब हम गाइडलाइंस को देखते हैं जो गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन, जो लॉकडाउन 2 है उसके एक दिन बाद, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां के लिए आप ये सब लेबर और ये सब काम शुरू कर दें, लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो शहरी इलाके हैं जहां पर, वहां पर आप जरूर ये सब काम शुरू करें, बशर्ते उसमें प्रवासी मजदूरों की जरूरत ना हो। शुक्रिया आप दोनों का, दोनों पहलुओं को समझाने के लिए मनीष और हर्षा, शुक्रिया।